नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार त्रिवेदी। आज अपराधों वारदातों की कहानियों की श्रृंखला में, सत्य घटनाओं की श्रृंखला में आज की जो हमारी कहानी है वह छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दो राज्यों को प्रभावित करती है। आज की जो हमारी कहानी है वो है एक भाजपा नेत्री, भाजपा की नागपुर की अल्पसंख्यक महिला मोर्चा की महामंत्री पद पर कार्यरत सना खान की कहानी। 2 अगस्त की को जो नागपुर का एक स्टेशन है, मनकापुर पुलिस स्टेशन, वहाँ पर मेहरुन्निसा जाती हैं और वो बताती हैं कि हमारी बेटी सना खान, जो कि बीजेपी की नेता है, अल्पसंख्यक महिला मोर्चा में महामंत्री है महानगर की, और वो 2 तारीख को जबलपुर मध्य प्रदेश गई थी। लेकिन वहाँ पहुँच गई और उसने ये भी बताया कि मैं यहाँ पर आई हूँ, अमित साहू से मिलने आई हूँ, वहीं पर हूँ। अभी उसके बाद हम लोग उसका बार बार नंबर मिला रहे थे, संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। उसके बाद मैंने अमित साहू से भी फ़ोन किया तो अमित साहू का पहले तो कह रहा था कि वो यहाँ आई नहीं। फिर जब मैंने उससे कहा, मैंने तुम्हारे साथ बैठे होने के लिए उसने मुझे बताया था और मैंने तुम्हारे दोनों लोगों की आवाज़ भी सुनी थी, तब वो बताता आई थी, हमारी उसकी कुछ बहस हुई और वो गुस्सा कर यहाँ से चली गई है। नागपुर पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है। उसके बाद ये लोग जबलपुर भी उसको ढूंढने जाते हैं और जबलपुर में भी गुमशुदगी दर्ज कराई जाती है। ऐसे में नागपुर और जबलपुर की पुलिस जब ढूंढना प्रारंभ करती है 2 अगस्त 2023 की ये घटना, फिर धीरे धीरे संवाद सूत्रों, तथ्यों, आधारों के आधार पर जब पुलिस पहले तो इसको हल्के में ले रही थी, लेकिन जितना हल्के में पुलिस इस केस को ले रही थी, ये केस उतना हल्का नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा लोगों के संलिप्त होने की संभावनाएं नज़र आने लगती हैं। ऐसे में पुलिस पता लगाती है, मोबाइल ट्रेस करने की वो करती है, लेकिन मोबाइल लोकेशन के आधार पर बंद हो गए थे। उसके बाद में मोबाइल का कहीं से कोई पता नहीं चल पा रहा था। सारी लोकेशन कहाँ से, किस गाड़ी से सना खान महाराष्ट्र से आई, नागपुर से आई थी और कहाँ कहाँ गई, जब तक का उसका नंबर ऑन रहा, उस सारी लोकेशन को निकलवाती है। और उसकी माँ ये भी बताती है कि अमित साहू से मिलने ये जबलपुर गई थी। अमित साहू इसका दोस्त है, इसका मित्र है, लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है अमित साहू से इसने अप्रैल 2023 में कोर्ट मैरिज कर ली थी। ये दोनों पति पत्नी थे और अमित साहू को पुलिस ढूंढते ढूंढते 11 अगस्त 2023 को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। जब अरेस्ट कर लेती है तो पहले तो वो वही बातें बताता है कि मुझसे गुस्सा कर चली गई थी, मेरा उसका कुछ पैसे का लेन देन था, पता नहीं कहाँ चली गई है। लेकिन जब पुलिस बहुत ही सख्ती से पूछताछ करती है, तब अमित साहू जो बताता है, जो तथ्य सामने आते हैं, आप भी सुनकर सन्न रह जाएंगे। वो बताता है नागपुर अल्पसंख्यक महिला मोर्चा की मंत्री, मेरी और उसकी मुलाकात नागपुर में ही हुई थी। धीरे धीरे हम लोग दोस्त बन गए। ये दोस्ती फिर प्यार में तब्दील हो गई। फिर यही प्यार में हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और कोर्ट मैरिज करने के बाद मेरा एक ढाबा जबलपुर में चलता है। मेरा इसका कुछ पैसे का लेन देन था, जिसके लिए वो गुस्सा कर चली गई थी। बार बार आती थी, लड़ाई करती थी, बार बार फ़ोन करके मुझे धमकी दे रही थी। उस दिन भी हमसे मिलने आई थी। मैंने उसकी लाठी से पीछे से वार करके उसको मार दिया है।
और मारने के बाद उसको हिरन नदी यहाँ से जो कि 40-50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहाँ पर उसकी लाश को ले जाकर अपनी कार की डिग्गी में फेंक दिया है। मोबाइलों के बारे में जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो बताता है मैंने लाश के साथ में इन मोबाइलों को भी फेंक दिया है। पुलिस, नागपुर पुलिस, जबलपुर पुलिस, दोनों पुलिस संयुक्त तत्वाधान में उस लाश को हिरन नदी में ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन जबलपुर के जो अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी थे, वो बताते हैं कि 2 अगस्त की रात में जबलपुर में बहुत अधिक वर्षा हुई थी। नदी का जो बहाव था बहुत ही तेज था। अगर लाश हिरन नदी में फेंकी गई है तो वो लाश मिल पाना संभव नहीं है। पुलिस प्रतिदिन गोताखोरों के माध्यम से हिरन नदी की जांच पड़ताल कर रही थी। उधर अगल बगल के जितने भी थाने हैं उसमें भी अगर कोई लाश बरामद होती थी तो पुलिस तुरंत परिवार वालों को बुलाकर सना खान की पहचान कराती है। हरदा जिले की पास एक लाश बरामद हुई थी, तुरंत इनके परिवार वालों को बुलाया गया, लेकिन इसके भाई ने सना खान की लाश मनाने के लिए मना कर दिया। डीएनए भी जांच किया गया, जो कि तथ्य अभी तक सबूत में नहीं आ पाए हैं। बताता है कि जबकि इनकी मां ने जो एफआईआर पंजीकृत की थी उसमें बताया था इनका और अमित साहू का 50 लाख रुपए का लेन देन था। ये अपना रुपया अमित साहू से मांग रही थी, लेकिन अमित साहू देने पर तैयार न था। पुलिस जो जांच पड़ताल करके तथ्य सामने लाती है उसमें पता चलता है कि अमित साहू का एक ढाबा था, वो ढाबा चलाता था। जब सना खान से इसका परिचय हुआ, धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, फिर शादी हुई। शादी के बाद इसने इसको सपने दिखाए और सपने दिखाने के बाद इसने बताया कि मैं एक होटल का प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, जिसमें अगर तुम पैसे इन्वेस्ट करोगी तो मैं तुमको अपना पार्टनर बना लूँगा। ऐसे में सना खान ने इसको 50 लाख रुपए और एक सोने की चेन दी और अपने पार्टनर बनाने के लिए कहा। धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो ये इसको टालता था, झूठ बोलता था कि अभी पंडित जी ने सही समय, सही मुहूर्त, सही तारीख निश्चित नहीं की है, जिसकी वजह से इसकी नींव अभी नहीं पड़ पा रही है। लेकिन पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो अब ऐसे में वो उसको भी कुछ शंका होने लगती है। पता नहीं कि क्या ये जो अमित साहू है यह उसके साथ कोई धोखा कर रहा है और कहीं ना कहीं उसे परेशान कर रहा है। ऐसे में वो समझ नहीं पाती है कि उसको क्या करना चाहिए। जब उसके बारे में पूरी तरीके से गहनता से जांच पड़ताल करती है तो निकलता है कि ये एक नंबर का फ्रॉड है। इसकी शादी पहले एक महिला कांस्टेबल के साथ हुई थी, दोनों की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन महिला कांस्टेबल को ये 2011 में एक अपराध में, कत्ल के अपराध में जेल भी गया था। वहाँ से 4-5 साल बाद जब छूटा तो इसने एक महिला कांस्टेबल से शादी कर ली और शराब का व्यवसाय करता था। महंगी महंगी शराबों को अपने ढाबे से या बाहर से सप्लाई किया करता था। इसी में नागपुर आकर यहाँ से सस्ती शराब अपने जबलपुर ले जाता था। जब पुलिस जांच पड़ताल करती है, ऐसे में ही ये भी एक बीजेपी की नेता थी, इसका भी धीरे धीरे इससे जान पहचान हो जाती है। लेकिन जब पुलिस मोबाइल नंबर नहीं मिल रहे थे, लेकिन जिन जिन आदमियों को पुलिस ने इसमें संदिग्ध पाया उनको जब उठाया गया, उसमें जो एक था धर्मेंद्र यादव और राजेश सिंह को जब पुलिस गिरफ्तार करती है, फिर रमेश सिंह को गिरफ्तार करती है, रब्बू चाचा उर्फ रविशंकर यादव को गिरफ्तार करती है और कमलेश पटेल को गिरफ्तार करती है, तो उसके सामने जो तथ्य सामने आएंगे आप भी हिल जाएंगे। मार्च या फरवरी में जब इसकी और सना खान की मुलाकात हुई
धीरे धीरे जब दोस्ती हुई तो ये लोग हनी ट्रैप का काम करते थे, जैसा कि नागपुर पुलिस अपने बयान में बता रही है। पुलिस बताती है कि ये बड़े बड़े सफ़ेदपोश लोगों से संपर्क करता था और संपर्क करने के बाद सना खान उनको धीरे धीरे अपनी प्यार में बातों में उलझाती थी। उलझाकर इनको एक अपने स्थान पर लाया जाता था। धीरे धीरे प्यार की बातों में, अतरंग बातों में एक दूसरे के साथ जब संबंध बनाए जाते थे या संबंध बनाने के टाइप की कुछ बातें होती थी, अश्लीलता टाइप की बातें होती थी, उस बातों में ये धीरे से वहाँ पर कैमरा या चोरी से कोई व्यक्ति उन वीडियो को अपने कैमरे में कैद कर लेता था। उसके बाद अमित साहू का रोल शुरू होता था, जिसमें अमित साहू फिर उस व्यक्ति से संपर्क करके उन फोटो को उसको बताता था कि तुमने जो जो वहाँ पर किया है वो फ़ोटो कैमरे में कैद हो गई हैं। फिर वो क्योंकि वो सफ़ेद व्यक्ति होता था, सफ़ेद पोश व्यक्ति होता था, अपनी सामाजिक छवि ना बिगड़ने पाए, फिर ये लोग ब्लैकमेल करके उससे अच्छा पैसा वसूलते थे। जैसा कि नागपुर पुलिस को सारे तथ्यों आधारों के पास समझ में आया है। पुलिस जब कत्ल की भी तहकीकात करती है और इसी पैसे को लेकर आपस में लेन देन था। जब लेन देन आपस में पैसा ज़्यादा बढ़ता है तो अमित साहू उर्फ पप्पू साहू उसको रास्ते से हटाने का प्लान बना लेता है। और जब यह 2 अगस्त को उसके घर आई थी, उसके फ्लैट पर गई थी, तो यह बिलहरी स्थित उसके फ्लैट पर जब पहुंचती है तो अपने पैसे, अपने हिस्से की मांग करती है, जबकि वो बता रहा था कि होटल बनाने के लिए पैसा दिया था। अब ये तो तथ्य जो लोगों ने या बयानों पर आधारित हैं कि हनी ट्रैप से वसूला हुआ पैसा था या आपस में लेन देन का पैसा था, होटल बनाने के लिए दिया गया पैसा था। लेकिन जो इस हत्याकांड में मुख्य बिंदु, मुख्य कारण निकल कर सामने आया है वो यही आया है कि ये पैसा ही सना खान की मौत का कारण बना, जिसमें आपस में कहासुनी होती है और मौका देखकर ही अमित साहू पीछे से उसके सर पर बार बार लाठी से इतने वार करता है कि उसका सर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो जाता है और वो मर जाती है। मरने के बाद उसको अपनी कार में डालता है और 70 किलोमीटर बाद वहाँ फेंक आता है। पुलिस जब जांच पड़ताल कर रही थी तो उसके नौकर को भी, जितेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार किया जाता है। जितेंद्र सिंह बताता है कि मैं जब पानी बरस रहा था मैं चाबी देकर चला गया था। सुबह जब मैं ड्यूटी पर आया तो सर यानी कि अमित साहू वो कहते हैं कि जाओ गाड़ी साफ़ कर लो जाके। मैं जब गाड़ी साफ़ करने गया तो वहाँ पर बहुत ब्लड लगा हुआ था, तो मैं भी कहता हूँ उसमें तो सर बहुत ब्लड लगा हुआ है। तो वो बताते हैं तुमको जितना कहा गया है उतना ही करो, तुम अपनी तरफ से दिमाग लगाने का प्रयास ना करो। ऐसे में मैं तुरंत वहाँ पर जाता हूँ और जाने के बाद गाड़ी को साफ़ करता हूँ, लेकिन जब एफएसएल की टीम आती है तो कुछ ना कुछ अवशेष उस गाड़ी में रह गए थे जिनको पुलिस कलेक्ट करती है। और कलेक्ट करने के बाद जो आगे चार्जशीट या आगे की कार्रवाई होगी ये सब सबूत के तौर पर, आधार के तौर पर आएंगे। यानी कि इन तथ्यों आधारों के आधार पर अब ये तो क्लियर हो गया था कि अमित साहू ने ही उसका कत्ल किया है, लेकिन अभी लाश का ना मिल पाना या मोबाइल का ना मिल पाना, अभी ये जो हनी ट्रैप का मामला निकल कर सामने आ रहा है इसमें बड़े बड़े नेताओं के फंसने की भी दिक्कतें आ रही हैं, बड़े बड़े लोगों के फंसने की दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए केस को बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन मोबाइल और लाश अभी तक बरामद नहीं हो पाई है। जैसा कि इसमें इस कहानी में मैंने आपको बताया, ये सब पुलिस, पत्रकारों एवं सभी लोगों के सहयोग से जो मामला अभी तक निकल कर सामने आया है वो आपके सामने व्यक्त किया जाता है। लेकिन आज की जो हमारी कहानी है इसमें एक अल्पसंख्यक नेता, अब ये भी पुलिस पता लगा रही थी अगर 50 लाख रुपए
उसने दिया तो इसके पास ये 50 लाख रुपए आया कहाँ थे? तो पता चलता है इसके पिताजी बड़े बिजनेसमैन हैं, इसकी माँ भी कांग्रेसी नेता हैं और सामाजिक सोशल वर्क का काम करती हैं। अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखती थी, अच्छा बिजनेस चलता था और माता की ही प्रेरणा से इसने बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी में महिला मोर्चा की धीरे धीरे महामंत्री नियुक्त हो गई। क्योंकि नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय भी है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा वहीं से चलता है, इसीलिए इसने भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे भारत देश में अच्छी पार्टी है, इसलिए उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और जिला महामंत्री के पद पर पहुंच गई। लेकिन ये हनी ट्रैप का मामला जो निकल कर सामने आया है, ये इस मामले को बहुत ही गंभीर और बहुत ही संदेहात्मक बनाता है। लेकिन एक लड़की जो कि नेता थी और उसको एक दूसरे राज्य के लड़के से जल्दी ही दोस्ती होती है, दोस्ती के बाद प्यार होता है, प्यार के बाद वो शादी कर लेती है और शादी कर लेने के बाद वो गुमशुदगा हो जाती है और बाद में जब पुलिस जांच करती है तो उसकी मौत सामने निकल कर आती है। बाद में जब पुलिस गहराई से जांच करती है तो उसमें हनी ट्रैप का मामला भी निकल कर आता है, लाखों रुपए का मामला निकल कर आता है, बहुत सी संपत्तियां इन लोगों ने खरीदी थी उसको भी निकल कर आता है। यानी कि पैसा, रुपया और संपत्ति, ये विवाद आगे उसकी मौत का कारण बना, क्योंकि उसने शादी कर ली थी, पत्नी थी, और जब उसने उसकी दूसरी पत्नी से जब पूरी डिटेल ली थी, जो महिला पुलिसकर्मी थी, तो उसके सारे तथ्य आए थे, इसीलिए उसने तलाक दे दिया था। क्योंकि बहुत बार उसने शराब के कारोबार में उसका नाम लेकर अपने आप को बचाया था। इसके बाद में जब उसने तलाक लिया था तो उसने इनकी बहुत सी शराब पकड़ाई थी। ऐसे में जब एक महिला पुलिसकर्मी उसे तलाक ले चुकी है, ऐसे में दूसरी लड़की उसे शादी कर लेती है, तो वो कहाँ से अच्छा व्यक्ति हो सकता है। लेकिन वो उस पर विश्वास करती है, शादी करती है, फिर उसके बताए रास्ते पे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हनी ट्रैप का काम करती थी, जैसा कि पुलिस ने संवाद सूत्रों से बताया। और बाद में यही पैसा उसकी मौत का कारण बना। क्योंकि जब किसी चीज़ में हद हो जाती है तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, और जहाँ पर पूरा मामला ही ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हो, रुपए से जुड़ा हो, धोखाधड़ी से जुड़ा हो, एक दूसरे के विश्वासघात किया गया हो, ऐसे में तो कृत्य होना लाजमी है। लेकिन आप सभी ऐसे कृत्यों से बचें, ऐसी वारदातों से बचें, ऐसी घटनाओं से बचें। इसी शुभकामना के साथ आज का हमारा जो कहानी है, आज का जो हमारा वारदात की घटना है, सभी लोग सुरक्षित रहें, सभी लोग सजग रहें, सभी लोग जागरूक रहें, किसी के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो और सभी खुश और खुशहाल रहें। इसी भावना के साथ आज की वारदात को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले टर्न पर मैं अगली कहानी वारदात के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।